हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम उर्मिला मैम फ्रॉम आइकॉन स्कूल जीजीसी। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास हिंदी सब्जेक्ट हिंदी और लेसन नंबर 5, छिट्टियों की अनूठी दुनिया। छिट्टियों की अनूठी दुनिया, इसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। दोबारा लिखा है छिट्टियों की अनूठी दुनिया। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है। जो पत्रों की दुनिया है वो भी, पत्र जो खत होते हैं उनकी दुनिया भी अजीबो गरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है और इनकी उपयोगिता, पत्रों की उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं, पत्र जो काम कर सकते हैं वो संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जो काम कर सकता है वो संचार का आधुनिकतम जो आज के साधन है वो नहीं कर सकते। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है, और पत्र पढ़कर जो संतोष मिलता है, संतुष्टि होती है, वो फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और पत्र क्या करते हैं, एक नया सा सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य, कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। और जो राजनीति है, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम जो विवाद होते हैं, वाद विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। इन्हीं से ये शुरू होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और दुनिया का जितना भी पूरे संसार का जो साहित्य है वो पत्रों पर ही केंद्रित है। और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई। और मानव सभ्यता है उसके विकास में इन पत्रों ने अनूठी अलग ही भूमिका निभाई। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है और पत्रों का भाव सब जगह एक जैसा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो, चाहे उनके नाम अलग हो पत्र के, पर उनका भाव भूमिका एक जैसी है। पत्र को उर्दू में खत, पत्र को उर्दू में क्या कहते हैं, खत कहते हैं। संस्कृत में पत्र और संस्कृत में पत्र कहा जाता है। कन्नड़ में कागद, कन्नड़ भाषा में कागद कहा जाता है। तेलुगु में उत्तरम, तेलुगु में उत्तरम बोला जाता है। झाबू और लेख, झाबू और लेख, उत्तरम भी बोलते हैं या फिर झाबू या फिर लेख, ये तेलुगु में बोला जाता है। तथा तमिल में कड़ीद कहा जाता है और तमिल भाषा है उसमें पत्र को कड़ीद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं और पत्र क्या करते हैं, जो यादें होती है अपनी उनको सहेज कर संभाल कर रखते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है और इसमें किसी को कोई संदेह, कोई शक नहीं है कि पत्र यादों को संभाल कर रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक व्यक्ति की अपनी अलग अलग पत्र लेखन कला होती है और हर एक के पत्रों का अपना अपना दायरा और अपने अपने पत्रों का अपना अपना दायरा होता है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते और दुनिया भर में, पूरे देश में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते, तमाम ठिकानों तक पहुंचाते और रोज दुनिया भर में करोड़ों पत्र होते हैं जिनको तलाशा जाता है और उनको उनके ठिकानों पर, उनकी जगह पर पहुंचाया जाता है। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है और जो हमारा देश है भारत, उसमें भी रोज के 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाकघर में डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। और यही चिट्ठियां ये साबित करती है, हमें भरोसा दिलाती है कि ये जो पत्र है वो कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उन्होंने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हर कार्य, कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हर कार्य रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे। कि हजारों साल पहले क्या हुआ करते थे, जब कोई साधन नहीं थे तो पहले हर कार्य और रनर्स, तेज दौड़ने वाले घोड़े, उनके बाद पहिए आए और उनके बाद क्या हुआ, पहले पत्र लेके जाया करते थे घोड़ों पे या फिर हर कार्य होते थे वो तेज तेज आवाज दे के बताते थे वो, या फिर इनके बाद पहिए आए, इनके बाद फिर पहियों की शुरुआत हुई। पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया और फिर रेलवे और तार से
भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। और तार ने क्या किया, रेलों से भी तेज गति से जल्दी से संवाद एक दूसरे के भाव पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार दुनिया बदल रहा है। और अब क्या है, टेलीफोन, वायरलेस और रडार दुनिया बदल रहा है। अब इनमें बदलाव हो रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। और पिछली जो शताब्दी बीती है तब से पत्र लेखन ने क्या किया, एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों का सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। और डाक व्यवस्था है उसमें सुधार के साथ पत्रों की सही दिशा देने का एक विशेष प्रयास किया। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया। और पत्र संस्कृति, जो हमारी संस्कृति को बनाए रखने के लिए, विकसित करने के लिए स्कूली जो पाठ्यक्रम है, स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया। पत्र लेखन आते हैं तो उनको शामिल किया गया विषय के अंतर्गत। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में यह प्रयास चले। और भारत ही नहीं, दुनिया के और भी जो देश हैं उनमें भी यह प्रयास चला। विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफी प्रयास किए। और जो विश्व डाक संघ है उसने अपनी ओर से काफी प्रयास किया। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की। और जो विश्व डाक संघ है उसने 16 वर्ष से कम वर्ग के, जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। और सन 1972 से यह प्रतियोगिता शुरू कर दी गई। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। और ये भी सही है कि खास तौर पर जो बड़े शहर हैं, महानगर हैं, उनमें संचार साधनों की तेज विकास, उनमें जो संचार के साधन हैं उनका विकास तेज हुआ है। अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही, जहाँ आना जाना, पत्रों को पहुंचाना प्रभावित हुआ है। पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही। पर देहाती दुनिया, जहाँ पर दूर दराज ढानियाँ होती है, कच्चे मकान बने रहते हैं, वो देहाती दुनिया होती है। आज भी वहाँ पर चिट्ठियाँ से ही चल रही। और आज भी वहाँ पर ये सुविधा नहीं है, इसलिए वहाँ के व्यक्ति क्या करते हैं, चिट्ठियों से ही अपना काम चलाते हैं। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है। और फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है। पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। परंतु फिर भी व्यापारिक जो डाक होती है उनकी संख्या तो लगातार बढ़ रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाए तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर हम बारीकी से उसकी गहन तह तक जाएंगे, नीचे तक जाएंगे, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो। कि अगर हम उसकी बारीकी तक जाएंगे तो ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने आज दिन तक कभी पत्र नहीं लिखा हो या नहीं लिखवाया हो। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने कभी पत्र नहीं लिखा हो या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार न किया हो, या फिर जिसने कभी किसी के पत्र का इंतजार नहीं किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं, और हमारे जो सैनिक होते हैं वो तो आज भी पत्रों के माध्यम से ही अपने संदेश भेजा करते हैं। उसकी कोई मिसाल ही नहीं है, और उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, और एक समय ऐसा भी था जब लोग पत्रों का महीनों भर तक इंतजार करते रहते थे। पर वह बात नहीं, पर अब ऐसी कोई बात नहीं है। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। परंतु आजकल जो परिवहन के साधन है उन्होंने इन पत्रों का जो विकास है उनमें दूरी घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी थी। और पहले क्या था,
लोगों के लिए अपने संदेश भेजने के लिए एकमात्र साधन, इकलौता एकमात्र साधन चिट्ठी ही थी। चिट्ठी के माध्यम से वो अपने भाव दूसरों तक पहुंचाते थे। आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं, पर आज तो और भी बहुत सारे साधन हैं जो विकसित हो गए हैं, आ चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं, आज हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहज कर और सजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं। आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने पुरखे होते हैं, बड़े बूढ़े, उनकी जो चिट्ठियाँ हैं, उनके द्वारा लिखे हुए खत हैं, उनको सहज कर, संभाल कर, सजोकर अच्छी तरीके से विरासत के रूप में रखे हुए हैं। हो या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशंसक, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय, और इनकी जो रचनाएं वो अपने आप में एक अनुसंधान, एक खोज का विषय। अगर आज जैसे संचार साधन होते, अगर आज की तरह संचार के साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते। तब क्या करते? पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते। चिट्ठी क्यों लिखते? फोन ही करते वो। पर तब पिता को पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते। तब क्या होता? अगर वो फोन करते तो पिता को पत्र पुत्री के नाम क्यों लिखे जाते? तब तो फोन पे ही बात हो जाती, पत्र लिखने की जरूरत ही नहीं थी। तो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते, और देश के जो करोड़ों लोग हैं उनको कैसे प्रेरणा मिलती? पत्रों को तो आप सहज कर रख लेते हैं, और पत्रों को तो सब लोग सहज कर रखते हैं, संभाल कर रखते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। पर एसएमएस के जो संदेश होते हैं उनको सब जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहज कर रख सकते हैं, और एसएमएस को कब तक, कितने दिन तक उनको सहज कर, संभाल कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। और तमाम जो जितने भी हमारे महान बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, बड़े महान लोग हैं, उनकी जो यादगार हैं, यादें हैं, उनको धरोहर के रूप में लिखे गए पत्र ही हैं। उनके जो धरोहर के रूप में अगर हमारे पास कुछ हैं तो उनके पत्र हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है, और भारत में अगर इस श्रेणी में किसी को आगे रखा जाता है तो वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जहाँ पर बड़े बड़े लेख रखे जाते हैं, संग्रह किया जाए, इकट्ठे रहते हैं, जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है, और जानी मानी जो हस्तियां उनके पत्रों का अनूठा संकलन वहाँ मिल सकता है। तमाम पत्र हैं जो वो देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। और ये जो तमाम पत्र हैं वो देश जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, जो भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम, भारत के आज़ादी के पहले यहाँ महासंग्राम हुआ था, हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो युद्ध हुआ था भयंकर अंग्रेजों और भारतीयों के बीच। दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसर थे, उनमें जो कुछ अंग्रेज अफसर थे, अधिकारी थे, उन्होंने अपने परिवारजनों को, अपने परिवार के लोगों को पत्र में लिखे। वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। वो आगे चलकर क्या, एक महत्व की पुस्तक बन गए, किताब बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि ये संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। इन पत्रों ने साबित किया था कि ये जो संग्राम था, ये युद्ध हुआ था, वो कितनी जमीनी मजबूती लिए हुआ था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, और महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के, पूरी दुनिया से अलग अलग पत्र आया करते थे, और वो महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। और उनका क्या था कि जहाँ भी महात्मा गांधी रहते थे वो पत्र वहीं पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन के कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था, और आज़ादी की जो आंदोलन के अन्य जो दिग्गज बड़े हस्तियाँ, बड़े नेता थे, उनके साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास
देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे और गांधी जी के पास देश और दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। और पत्रों के जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था, कोई तुक नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय उसका जवाब भी लिख देते थे। और कहा जाता था कि जैसे गांधी जी को अगर कोई पत्र मिलता था तो तुरंत उसी का जवाब वो लिख देते थे। अपने हाथों से ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे और ज्यादातर वो अपने पत्रों का जवाब अपने ही हाथों से दिया करते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता और जब लिखते लिखते गांधी जी का दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वो बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते और तब क्या करते, वो अपने बाएं हाथ से लिखना शुरू कर देते। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। और महात्मा गांधी नहीं, आंदोलन के जो और भी तमाम नायक थे उनके पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे। और पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति मतलब एक तरह से सहज कर रखने वाला पत्र, सम्मान योग्य, कम नहीं मानते थे। और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया और कई लोगों ने क्या किया, फ्रेम कराकर एक तरह से उसको तस्वीर बनाकर रख लिया। ये है पत्रों का जादू। और ये किसका जादू है? पत्रों का जादू है। यही नहीं, पत्रों के आधार पर कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। और यही नहीं है कि पत्रों के माध्यम से कई भाषा में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है और वास्तव में अनुमान लगाया जा सकता है कि पत्र किसी दस्तावेज, किसी कागज से कम नहीं है, जरूरी कागजों से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, पंत जो पंत जी थे उनके 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखो हैं। कहा था पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। और कहा जाता है कि पत्रों के मामले आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। और ये कहा जाता था कि जो मुंशी प्रेमचंद थे वो जो नए लेखक थे, नए लेखक उनको बहुत प्रेरक, उनको आगे तक पहुंचाने के लिए जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वह बहुत मुस्तैद रहते थे तथा वो पत्रों के जवाब देने मुस्तैद एक तरह से सही जवाब देते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी जी के द्वारा लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। और नेहरू और गांधी जी के द्वारा लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र बहुत प्रेरक है, उनसे हमें शिक्षा मिलती है। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी, महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ। और जो महात्मा और कवि के, महात्मा से महात्मा गांधी और कवि रविंद्रनाथ टैगोर से के बीच जो भी वार्ता, जो भी पत्राचार होता था वो 1915 से 1941 के बीच के पत्राचारों का संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें बहुत से नए तथ्यों का, उनकी मनोदशा का लेखा-जोखा मिलता। और जिनसे क्या मिला हमें? बहुत से नए तथ्य, बहुत से नई जानकारी, उनकी मनोदशा, उनका लेखा-जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी, और पत्र व्यवहार की परंपरा हमारे भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ। परंतु इसका असली विकास कब हुआ? आजादी, जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया तब। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग, और तमाम जितने भी सरकारी विभाग है उनकी तुलना बराबरी में सबसे ज्यादा गुडविल एक डाक विभाग है, जिसकी
इसकी एक खास वजह ये भी है, और इसकी एक खास वजह गुडविल की डाक विभाग है, उसकी एक खास वजह ये भी है कि ये लोगों को जोड़ने का काम करता है। ये क्या करता है? लोगों को जोड़ता है, आपस में मिलाता है। घर घर तक इसकी पहुंचे और घर घर तक इसकी पहुंचे। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। और संचार के इतने तमाम साधन है, उन्नत बहुत अच्छे अच्छे साधन हैं, चलने के बाद भी चिट्ठी और पत्री की हैसियत बराबरी बरकरार है, आज भी हैं। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो, चाहे शहरी इलाका है उसमें आलीशान हवेलियां हो, बड़ी बड़ी हो, या फिर जो झोपड़पट्टियां में रह रहे लोग, चाहे बड़ी बड़ी हवेलियों में रहने वाले लोग हो या फिर झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, चाहे कहीं भी हो, आज भी खतों का सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। आज भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो खतों के माध्यम से ही आती है और उनका आज भी लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। एक दो नहीं करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं। और आज एक दो नहीं करोड़ों लोग हैं जो अन्य से खतों के लिए, पत्रों के लिए, अन्य और कुछ सेवा और काम के लिए रोज दिल्ली भारतीय डाकघर हैं उनके दरवाजे तक पहुंचते हैं। इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है, और इसकी क्या है? बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब लोगों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। और दूर जो देहात हैं, बहुत दूर लाखों जो गरीब लोग हैं उनमें चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते। आज भी वो लोग दूर दूर तक चिट्ठियां पहुंचा कर ही अपना चूल्हा जलाते, मतलब घर की पालन पोषण करते हैं, जलते। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया, गांव या गरीब बस्तियों में जो चिट्ठियां मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। आज भी वहां अगर कोई डाकिया जाता है तो उसको बहुत सम्मान दिया जाता है, देवदूत के रूप में देखा जाता है। अभ्यास के प्रश्न है, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता है? कि पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता है? तो पत्र जैसा संदेश फोन या एसएमएस इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि फोन पे जो हम बात करते हैं वो ज़्यादा समय तक हमारे मस्तिष्क में नहीं रहती। फोन पे अगर हम किसी से बात करते हैं तो वो उस टाइम ही हमें याद रहती है, बाद में याद नहीं रहती। और एसएमएस का जो संदेश है वो भी अस्थायी होता है, कुछ समय के लिए होता है, क्योंकि फ़ोन में जितने एसएमएस आते हैं उनको हम ज़्यादा समय तक सर्च कर नहीं रह सकते, उनको हमें मिटाना पड़ता है। पर पत्र एक ऐसा संदेश है जिससे हम उसको लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, उसके विचारों मनोभावों को हम सर्च कर रख सकते हैं, हमारे सामने उसकी जो पत्र लिखता है उसकी छवि नज़र आती है। तो इसी वजह से पत्र एक ऐसा साधन है जो हमें फ़ोन या एसएमएस का संदेश जो हमें संतोष नहीं देता वो पत्र हमें देता है। पत्र को खत, कागद, उत्तरम, झाबुलेख, कड़िद, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम लिखिए कि पत्र में जो हमें ये कौन कौन सी भाषा में कहे जाते हैं तो उनका नाम लिखना है। तो पत्र उर्दू में पत्र को खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम और झाबू और लेख तथा तमिल भाषा में कड़िद कहा जाता है। इनको पत्र को उर्दू में क्या कहते हैं? खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, झाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। ये इनकी भाषाओं के नाम थे। पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए और पत्र लेखन की कला के लिए क्या क्या विकास हुए हैं उसके बारे में बताना है। तो पत्र लेखन की कला के लिए अनेक प्रकार के प्रयास हुए,
जिनमें है पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। जो पिछली शताब्दी है हमारी, उसमें पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया और स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया। और जो हमारी स्कूली पाठ्यक्रम है उसमें पत्र लेखन शामिल किया। जो हमारी हिंदी और इंग्लिश की पुस्तकें होती है उनमें पत्र लेखन आता है, तो वो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। विश्व डाक संघ की ओर से, और जो विश्व डाक संघ है उसकी ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के 16 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं उनके लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। जो विश्व डाक संघ है उसने 16 वर्ष से कम के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं रखी, इसलिए अनेक प्रयास हुए। पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन SMS क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन SMS क्यों नहीं? पत्र धरोहर इसलिए हो सकते हैं क्योंकि पत्र को हम बहुत समय तक सहज कर रख सकते हैं, संभाल कर रख सकते हैं। उनको हम जब हमारा मन करे तब हम पत्र पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन SMS नहीं, क्योंकि SMS को हम लंबे समय तक नहीं रख सकते, क्योंकि SMS तो बहुत ही कम छोटे शब्दों में होता है, जबकि पत्र को हम विस्तार पूर्वक लिख सकते हैं। पत्र बहुत बड़ा भी हो सकता है, हम उसमें अपने मन के भाव लिखते हैं, विचार लिखते हैं, जो हमारे मन में आता है हम SMS पत्र में लिखते हैं, जबकि SMS में तो बहुत कुछ सीमित शब्दों में ही हम कुछ लिख पाते हैं। तो पत्र एक धरोहर के रूप में हम लंबे समय तक उसको रख सकते हैं संभाल कर। क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन या मोबाइल ले सकता है? क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन या मोबाइल ले सकते हैं? चिट्ठियों की जगह तो आज जो बदलती दुनिया है, विज्ञान की दुनिया है, इसमें नए नए आविष्कार हुए हैं, इसके लिए इसमें फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल, ये सब इनकी वजह से हम तुरंत अपना संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। लेकिन फिर भी चिट्ठियाँ होती है वो कुछ अलग ही, उनका अलग महत्व होता है। चिट्ठियों में हम अपने मन की बात, अपने विचार प्रकट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, उनको हम अपनी भावना दूसरों तक पहुंचाते हैं। इसलिए इन चिट्ठियों की जगह कोई नहीं ले सकता। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन या मोबाइल चिट्ठियों की जगह नहीं ले सकता। चिट्ठियाँ एक अलग अमिट छाप छोड़ के जाती। अब आपको ये 5 क्वेश्चन है अपने नोटबुक में राइट करना है, लर्न करना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर।